नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी, बढ़िया चल रही होगी। साथियों, आज से स्टार्ट करने वाले अपन टेस्ट सीरीज़, और टेस्ट सीरीज़ का मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया था और फिर उसकी आंसर की का पीडीएफ भी भेज दिया था। दोनों भेज दिए, दोनों निकलवा लीजिएगा और उसमें जो भी डाउट्स होंगे वो आपके इनसे जो वीडियो से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले अपन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की से शुरुआत करते हैं अपन पी ब्लॉक एलिमेंट से, फिर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट करेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे। ऐसे करके सारी जो अपने चैप्टर हैं वो सभी टेस्ट सीरीज़ के वीडियो बन जाएंगे। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है पूरी तरह से। पिछली जो जेई नीट की एग्ज़ाम है या जो भी हायर एग्ज़ाम है उसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आपका जो इस टाइप के क्वेश्चन करोगे ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि यार अरे ये नीट लिखा हुआ है, ये नीट का क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन। अम्लीय सामर्थ्य दिए गए क्रमानुसार बढ़ता है। ठीक है, एच एफ का कम होता है, फिर एच सी एल, फिर एच बी आर और फिर एच आई लिखा है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? एच आई का। सबसे कम अम्लीय सामर्थ्य किसका होता है? एच एफ का। ये चीज़ लिखी हुई है। कथन एक। कथन दो लिखा हुआ है, जैसे जैसे समूह में नीचे जाने पर बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, नीचे जाने पर आकार बढ़ता जाता है। साहब बिल्कुल बढ़ता जाता है। आकार नीचे जाएंगे वैसे वैसे आकार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे एच एफ, एच सी एल, एच बी आर व एच आई के बंध की प्रबलता घटती जाएगी। बिल्कुल साहब घटती जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी ना, अतः अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता जाता है। उपयुक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। क्या दोनों कथन गलत है? नहीं साहब। कथन ए सही है लेकिन कथन दो गलत है? नहीं साहब। इसका जो सही ऑप्शन जो आएगा, कथन ए गलत है लेकिन कथन दो सही है। नहीं, दोनों कथन ए भी सही है और कथन दो भी सही है। लगाइए राइट, डी वाला ऑप्शन सही है इसका। ओके, तो इस तरीके से अपने को इमेजिनेशन करना है। अब अपने जो थ्योरी वाला जो पार्ट किया था, वो थ्योरी वाला पार्ट अपन डायरेक्ट इन चीज़ों को करते तो मज़ा नहीं आता, लेकिन अपने थ्योरी कंप्लीट कर रखी, बहुत सारे वीडियोस कंप्लीट कर रखे कॉन्सेप्ट के, उसके बाद में अगर इन चीज़ों को लेकर आ रहे हैं तो कहीं से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक साहब, चलो आगे बढ़ा आप ही। अगलो क्वेश्चन आपके यहाँ में हाजिर है, यो भी नीट में आया तो कोई क्वेश्चन है। उत्कृष्ट गैसों का नाम उनकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रति अक्रियता के कारण पड़ा है। हम्म, असत्य कथन को पहचानिए। अब इसमें असत्य कथन को पहचानना है। ध्यान रखना, प्रश्न पूरा पढ़ना है। ऑप्शन पढ़े ना पढ़े, प्रश्न जरूर पढ़ना है। और ऑप्शन पे भी लगभग लगभग निगाह डालनी चाहिए। मैं तो डायरेक्टली करवाऊंगा, लेकिन आप जब एग्जाम में करने जाओ तो चारों ऑप्शन को देखना। कभी कभी क्या है, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त सभी, आपको पता चला कि पहला वाला ऑप्शन सही है, पता चला दूसरा भी सही था और उपरोक्त दोनों आ रहा था। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन सही ढंग से एग्जाम में पढ़ने हैं। कुछ जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे जैसे कि विलियन के मोलरिटी के, क्वथनांक में, उन्नयन हिमांक में अवनमन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, या फिर केमिकल काइनेटिक्स के, या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे बनेंगे कि सिर्फ एक या दो स्टेप में न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो रहा है। वैल्यू निकालना है प्लस माइनस करके, भाग दे के, घटाने घटाना जोड़ना, ये वाले हैं। तो वो वाले न्यूमेरिकल करिएगा आप। इसके अलावा न्यूमेरिकल में उन क्वेश्चन की तरफ मत जाइएगा जो न्यूमेरिकल में एक एक पेज का है भैया, जैसे सवाल जैसे कर रखा है। क्योंकि अगर आप उनको कर भी लोगे, समझ भी लोगे, लेकिन हमें एग्जाम में उसको करने का टाइम नहीं मिलेगा। ऐसे अगर आ भी जाए तो कुछ, अगर आप बेसिकली करना चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू याद रखे जाना पड़ेगी। मैथमेटिक्स का फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट हमेशा डाउन रहता है, पोस्टें कभी भरती नहीं है। रीज़न, मैथमेटिक्स में अगर डायरेक्ट आपको आंसर याद है तो आप क्वालिफाई कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप सवाल करने बैठ गए स्टेप बाय स्टेप, तो पता चला कि 25 सवाल में आपके 3 घंटे पूरे हो गए। तो ये होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल में इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। न्यूमेरिकल बेस भी उसी टाइप के न्यूमेरिकल करें जो एक या दो स्टेप में आपके कंप्लीट हो जाए, वो न्यूमेरिकल करने हैं। समझ में आया ना? अगर 120 में से 100 नंबर आ रहे हैं ना आपके, आप टॉपर हो, कोई चिंता मत करने का। 20 नंबर की मत सोचिएगा, 100 नंबर की सोचिएगा अच्छी तरीके से कि हम 100 नंबर कवर कर लेंगे। चलिए, आपके सामने असत्य कथन की बात करते हैं, दूसरा वाला।
उत्कृष्ट उत्कृष्ट गैसों का नाम उनकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रति अक्रियता के कारण पड़ा है, उनसे संबंधित असत्य कथन है। उत्कृष्ट गैसें वही हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। पेरियोडिक टेबल हमेशा साथ में रखे जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े तो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना पेरियोडिक टेबल के नहीं होती है। याद भी होनी चाहिए पहली बात तो कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है, तब जाके आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं क्लियर होंगे। पेरियोडिक टेबल आपको याद होना जरूरी है। उत्कृष्ट गैसों का नाम उनकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रति अक्रियता के कारण पड़ा है, उनसे संबंधित असत्य कथन को बेचैनी। भाई साहब, इनमें असत्य कथन कसो है? उत्कृष्ट गैसों के गलनांक क्वथनांक अति उच्च होते हैं। भैया ये पहले मेरी पकड़ में आ गया कि उत्कृष्ट गैसों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। तो यह बात लिखी था कि यह कहीं असत्य बात है, तो ए वाला ऑप्शन सही है, असत्य कथन है। ठीक है, उत्कृष्ट गैसें में दुर्बल परिक्षेपण बल होता है, सही बात है। उत्कृष्ट गैसों में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान उच्च व धनात्मक होता है, हाँ साहब। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं रखते। उत्कृष्ट गैसें जल में अल्प विलय है, साहब ठीक है। तो ये है उत्कृष्ट गैसों के लिए चर्चा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने हाजिर। तीसरा क्वेश्चन देख लो भैया, क्या हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई साहब? निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अम्लों के लिए सही है? दिए गए अम्लों के लिए कौन सा कथन जो है सही है? साहब एक दे रखा फास्फोनिक अम्ल। फास्फोनिक अम्ल एक प्रोटिक अम्ल है, जबकि फास्फीनिक अम्ल एक प्रोटिक है, जबकि फास्फोनिक अम्ल एक द्विप्रोटिक है। तो भाई साहब फास्फीनिक अम्ल ध्यान से देखो, फास्फीनिक अम्ल की स्ट्रक्चर जो है फास्फोरस है, डबल बॉन्ड O, और ये यहां पर HOH H3PO2 1 2 3 H3PO2 फार्मूला है इसका फास्फीनिक अम्ल का। भाई साहब एक प्रोटिक है, एक OH समूह है, तो यहीं से प्रोटॉन निकलेगा, तो फास्फीनिक अम्ल एक प्रोटिक तो है। अब देखिए फास्फोनिक अम्ल एक द्विप्रोटिक अम्ल है, तो फास्फोनिक अम्ल का फार्मूला है H3PO3। कई फार्मूला है H3PO3, तो H3PO3 तो H3PO3 की स्ट्रक्चर देखा ये P डबल बॉन्ड O, यो H, यो OH और यो OH। साहब इनमें 2 OH है, तो ये है द्विप्रोटिक अम्ल, दो जगह से H+ को दे सकता है, तो ये द्विप्रोटिक अम्ल है। तो पहला वाला ऑप्शन ही सही है, बाकी फालतू चर्चा है। ठीक है साहब, आगे बढ़ा। ऐसे ही होंगे भाई साहब ये जो क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। हाँ अब बताइए, H2E समझना, H2E की जगह क्या लिख सकते हो आप? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम लिख लेना भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। E की जगह के लिए तापीय स्थायित्व का सही क्रम है, तो साहब इसके लिए जो इनके लिए तापीय स्थायित्व का सही क्रम कौन सा होगा भाई साहब? चौथा वाला है, और चौथे वाला का कौन सा वाला सही होगा इसमें? तो होता क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ऐसे ही चलते अपन नीचे की तरफ चल रहे हैं तो, और जैसे जैसे नीचे चलेंगे पीओ से अगर H जुड़ा हुआ है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, तो ये आसानी से टूटेगा। तो सबसे कम तापीय स्थायी तो मेरे हिसाब से तो रहेगा H2PO का, फिर H2T, फिर H2AC, फिर H2S और फिर H2O। तो इको जो है सही ऑप्शन कसो वारो होगा, यो वारो डी वारो ऑप्शन ठोक बजा के सही है। क्लियर है? जैसे जैसे नीचे चलेंगे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, और साइज बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन और इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। तो तापीय स्थायित्व सबसे कम किसका होगा? H2PO का, फिर H2TE का, फिर H2AC का, फिर H2S और फिर H2O का। चलिए साहब आगे बढ़े। निम्न में से PCl5 से संबंधित गलत कथन को पहचानिए। कसो कथन है? गलत कथन। PCl5 से संबंधित गलत कथन को पहचानिए।
मेरे को तो पहला ऑप्शन ही गलत लग रहा है कि PCl5 अनअभिक्रियाशील है। भैया क्रियाशील है PCl5, बहुत सारी रिएक्शंस में काम आता है PCl5, तो अनअभिक्रियाशील नहीं है ना। PCl5 अणु अनअभिक्रियाशील है तो PCl5 का अणु क्रियाशील होता है, तो यो गलत बात है साहब, यह गलत बात। बाकी PCl3 आबंध एक दूसरे से 120 डिग्री का कोण बनाते हैं, हाँ साहब ये PCl5 है, और इसमें ये 5 Cl ऐसे जुड़े रहते हैं। ये वाला एंगल जो होता है ये 90 डिग्री का होता है साहब, और ये वाला जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है, ये 120 डिग्री का। 2 Cl प्लेन के ऊपर और नीचे, 3 क्लोरीन प्लेन में रहते हैं। 2 अक्षीय PCl, दो, एक तो यो वारो और यो वारो। 2 अक्षीय PCl आबंध एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल, हाँ साहब। अक्षीय PCl आबंध मध्यवर्ती PCl आबंधों की तुलना में लंबे होते हैं, साहब ठीक है, ये लंबे होते हैं। क्लियर है साहब। तो सही बात कशी वारी है, या वारी बात सही है। ठीक सर, आगे बढ़े। तो ऐसे करके जो है, ऐसे आप जो है सारे जो है टेस्ट सीरीज में बस सोचने का है। अभी अगर अपनों ने सोच लिया ना तो एग्जाम में भी सोच लेंगे कि ये चीज़ें माइंड पर अभी जितना लोड पड़ेगा बहुत बढ़िया बात है। बहुत सारे साथियों का मेरे पास KVS का एग्ज़ाम दिया था, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। मतलब उनका ये है कि सर हमने 1 महीने में इतना केमिस्ट्री कवर किया है जितना पहले अभी तक जो है 11th 12th BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल MSc प्रीवियस फाइनल करी थी, इतना कवर नहीं किया है जितना हमने 1 महीने में केमिस्ट्री को कवर किया है पहली बार। और अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर सिस्टमेटिक तैयारी की जाए तो KVS की एग्ज़ाम भी सरल है, उसमें भी टॉप कर सकते हैं। अभी अभी अपनी टेस्ट सीरीज पूरी नहीं हुई थी। दूसरी कंडीशन है कुछ चैप्टर जो हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह ये पूरे नहीं हुए थे, इक्विलिब्रियम पूरा नहीं होता, और जो न्यूमेरिकल जो है वो पूरे नहीं होते। अब ये और चीज़ें पूरी हो जाएगी ना तो परफेक्ट हो जाएगा आपके लिए सारी चीज़ें, कि हाँ बस अब तो आने दो, पेपर फोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो समझ में आ गई बातें साहब। आगे बात करें, अगलो क्वेश्चन है जो इंट्रा हेलोजन कंपाउंड यदि भणोगा नहीं तो वण में समझ में आएगा। इंट्रा हेलोजन कंपाउंड जो है ये ClF, ClF3, BrF5 या IF7, कुछ ये एग्जाम्पल दे दिए मैंने, है ना। अब ClF की आकृति कैसी वेवे, रेखीय वेवे। ई की आकृति टी शेप वेवे, वर्ग पिरामिडीय वेवे, है ना। कैसी होती है, वर्ग पिरामिडीय। और इसकी होती है पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, चतुष्फल की कोई है ही नहीं है। तो ये है भाई साहब इसका सही जोड़ियाँ। अब इसमें सही जोड़ियों में कौन सा वाला टिक करें, इन सही जोड़ियों में इसमें नहीं आ रहा क्या है साहब संकेत 6, अच्छा इधर आएगा ये वाला। इसमें B वाला सही आएगा। कौन सा वाला सही आएगा साहब, B वाला। A का तीसरा आ रहा है, B का पहला आ रहा है, C का चौथा आ रहा है और D का दूसरा आ रहा है। चलना साहब आगे, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, कापर को सांद्र HNO3 के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। आप कापर को सांद्र HNO3 के साथ गर्म करो, क्या बनेगा भैया। कापर को सांद्र HNO3 के साथ गर्म करने पर ये बनता है साहब, या CuNO3 ट्वाइस और NO2, ये दोनों बनते हैं, ये दोनों बनते हैं। ओके, सांद्र के साथ गर्म करेंगे तो अलग अलग कापर की रिएक्शन है, तनु के साथ क्या बनता है, तो ये सांद्र के साथ ये बनता है। आगे बात करें, यूरिया जल के साथ अभिक्रिया द्वारा A यौगिक बनाता है जो विघटित होकर B बनाता है। जब B को Cu2+ से गुजारा जाता है तब C का गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से C का सूत्र क्या है। ये तो याद रखनी पड़ेगी ये चीज़ें, है ना, ऐसी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है यूरिया को फार्मूलो कहिए NH2CONH2, यूरिया जल के साथ क्रिया करेगा। यूरिया को फार्मूलो है NH2CONH2, की के साथ क्रिया कर रही है, जल के साथ क्रिया कर रही है। जल के साथ क्रिया करी ने कई करेगा यो NH2
ये CO भी जाएगा COO और NH2 भी जाएगा NH4। ये कंपाउंड ए बन गया साहब आपके सामने। यूरिया की H2O के साथ रिएक्शन करवा दी, कंपाउंड ए बन गया। इस कंपाउंड ए से क्या बन जाएगा, अमोनिया और CO2 बन जाएगा। एक NH3 यहाँ से, एक NH3 यहाँ से, एक हाइड्रोजन इधर मिल जाएगा, तो 2NH3 प्लस क्या बन जाएगा, CO2। ये बन गया कंपाउंड बी। ए बनाता है जो विघटित होकर बी बनाता है। जब बी को Cu2 प्लस से, बी ये है भैया कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गई, और बी की Cu2 प्लस के आप रिएक्शन करवा दो किसके साथ में, अमोनिया के साथ में। अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दो, बी की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दो, तो ये बन जाएगा लिगेंड के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर अमोनिया, और कॉपर जो है सेंट्रल एटम के रूप में, तो संकुल यौगिक बनेगा CuNH34 CuNH34 2+, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। कटे वेंड्रियो, ए और ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठोक बजा के सही है। समझ में आया साहब। यूरिया की H2 के साथ रिएक्शन करवा कंपाउंड ए, फिर इस ये बी बन रहा है, बीज की रिएक्शन का Cu2+ के साथ करवाए, ये यौगिक बनेगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है जी, मेंस में पूछा गया है। आगे बढ़ा। अब देखो यहाँ पर आपके सामने नोवा क्वेश्चन हाजिर है, आपके सामने साफ PDF आ जाएगी, आपके पास है ना, PDF मिल गई होगी आपको। निम्न में से कौन से आयन युग्म में दोनों स्पीशीज ऐसे संबंध रखती हैं। तो अब आपको यहाँ पर जो सभी स्पीशीज के जो है आपको स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए कि किसमें ऐसे संबंध होता है। तो एक तो ऐसे संबंध होता है S4O6 में, S4O6 में होता है, और एक होता है S2O3 में होता है ना। इन दोनों में ऐसे संबंध होता है, बीच में ऐसे संबंध। बाकी में दोनों स्पीशीज में आबंध नहीं होता है ना। S2 इसमें एक ही में होता है, इसमें नहीं होता भैया। फिर इसमें होता है ऐसे संबंध, इसमें नहीं होता है। ओके, इसमें दोनों में ही नहीं होता है। तो इस तरीके से जो है इसमें S4O6 और S2O3 इनमें क्या होता है, S आबंध होता है। अब इनकी स्ट्रक्चर जो है साहब S2O6 ना S4O6, तो S4 1 2 3 और ये 4, O6 यहाँ पर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, और ये O- और ये O-, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा S4O6 2-, S4O6 2-। इनके पास लोन पेयर तो है भाई साहब, इनके पास दोनों के पास। ऐसे ही S2O3 में ये S डबल बॉन्ड S, और ये O और ये O और ये O 2-, सॉरी यहाँ पे एक S2O3 ये डबल बॉन्ड O, S2O3 2-, इसमें SS बॉन्ड इसमें भी है। तो इन दोनों स्पीसीज में SS बॉन्ड है साहब। आयो साहब समझ में। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम हेलोजन अणुओं के आबंध वियोजन एंथैल्पी के लिए सही है। कौन सा क्रम आबंध वियोजन एंथैल्पी, तो सबसे ज्यादा आबंध वियोजन एंथैल्पी किसके लिए होगी, क्लोरीन के लिए। क्लोरीन के बॉन्डिंग को तोड़ना सबसे ज़्यादा कठिन होगा। फिर क्लोरीन के बाद में आएगा ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और फिर आयोडीन। फ्लोरीन में क्या बहुत ज़्यादा छोटा आकार होता है, तो इसमें क्या है अंदर के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनमें इनके प्रतिकर्षण के कारण बॉन्ड जो है जल्दी टूट जाता है। नहीं तो इसका तो छोटा आकार है, होना यह चाहिए कि ये जो बॉन्डिंग जो है ये लेट टूटना चाहिए, लेकिन इनके प्रतिकर्षण के कारण ये जो है इनका स्थायित्व कम होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रम हेलोजन अणुओं के आबंध वियोजन एंथैल्पी के लिए सही है, तो Cl2, फिर Br2, फिर F2 और फिर I2। Cl2 के बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए साहब, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रबलतम उपचायक है, उपचायक की बात कर रहे अपन, सबसे कौन सा प्रबलतम उपचायक है, तो ये जो है यहाँ पर जो है फ्लोरीन का अपचयन विभव पूरी पेरियोडिक टेबल में
सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? फ्लोरीन का अपचयन विभव पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है। अब आगे बात करें, अगलो क्वेश्चन देखिला। देखो साहब, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं, मैंने इतना कंटेंट दे दिया है कि आपको सुबह शाम धड़ाधड़ कि आज ये पीडीएफ आई, आज ये वीडियो आया, आज ये कंप्लीट करें, आज ये समझे। बहुत ज़्यादा कंटेंट है वैसे, और जितनी मेहनत कर रहे होंगे ना, उतना मेहनत का मज़ा आएगा। ठीक है, बुढ़ापे में आराम से रहोगे अभी मेहनत करोगे तो। चलिए सर, आपके सामने सोडियम ऑक्साइड pH1, सोडियम ऑक्साइड pH1 को कहा सोडियम ऑक्साइड Na2O pH1, सोडियम सल्फाइड Na2S, सोडियम सेलिनाइट Na2Se, और सोडियम टेलुराइड Na2T। साहब, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, जब ऑक्सीजन के साथ में Na मिला तो ये बन जाएगा Na2O। इसी प्रकार से इसके साथ में भी Na, इसके साथ में भी Na, और इसके साथ में भी Na, तो वही Na2S, Na2Se, Na2T। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? सम मोलर विलयन में के पीएच के बीच सही संबंध है। पीएच के बीच सही संबंध है, साहब बताइए इनका। ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाएंगे, वैसे वैसे क्षारीय लक्षण में क्या होगी? कमी आएगी। साहब, क्षारीय लक्षण में ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्षारीय लक्षण में क्या होती है? कमी आती है। बेसिसिटी कैरेक्टर क्या होता है? कम होता है। क्षारीय लक्षण कम हो रहा है, और क्षारीय लक्षण कम हो रहा है तो अम्लीय लक्षण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अम्लीय लक्षण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि pH1 का सबसे ज़्यादा pH होगा। ओके, समझ में आ रहा ना? pH1 का सबसे ज़्यादा pH होगा, क्योंकि pH कम हो रहा है, क्षारीय लक्षण कम, तो pH1 का सबसे ज़्यादा pH होगा, फिर pH2, फिर pH3, फिर pH4। तो यहाँ पे Na2O, फिर Na2S, फिर Na2Se, फिर Na2T, ये क्रम रहेगा। तो यो क्रम अपन ने याद रखना। ठीक है, याद रहेगा। जिंदगी की राहों में केमिस्ट्री के सवाल हैं। ठीक है, चलिए, जिंदगी की राहों में केमिस्ट्री के सवाल हैं, इनसे भी मिलते हुए जाना है। निम्नलिखित क्रमों में कौन सा उसके सामने लिखे गुणधर्म के अनुरूप है? ऑक्सीकरण शक्ति नहीं, ऑक्सीकरण शक्ति ज़्यादा होती नहीं फ्लोरीन की। अब जो है HI, HBr, HCl, HF जल में अम्लीय गुणधर्म, ये भी गलत बात है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन विद्युत ऋणात्मकता अनुरूप नहीं है। सॉरी, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित क्रमों में कौन सा उसके सामने लिखे गुणधर्मों के अनुरूप नहीं है? अनुरूप नहीं है साहब, ये सही बात है, ये भी सही बात है। अनुरूप है मतलब विद्युत ऋणात्मकता, ये भी सही बात है। और अब अपन बात करें ये वाला, आबंध वियोजन ऊर्जा। अभी जस्ट पढ़ा था अपनों ने आबंध वियोजन ऊर्जा का, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन आ रहा था। तो ये वाला क्रम जो है सही नहीं है। अब देखो, है और नहीं में सिर्फ नहीं नहीं देखा, इतने में पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ाएंगे। मेरे हर एग्ज़ाम में क्या होता है कि मैं जल्दबाजी बहुत करता हूँ, फास्ट चलता हूँ, तो ये नहीं देखता नहीं हूँ और टिक करके निकल जाता हूँ। तो एक आध क्वेश्चन तो मेरे ऐसे ही गलत हो जाता है कि मैंने प्रश्न पढ़ा ही नहीं। तो प्रश्न पढ़िएगा और फिर आंसर दीजिएगा। चलो आगे को बढ़ा, 14वां क्वेश्चन। चलिए साहब, 14 क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। ये रहे 14 क्वेश्चन, इधर आ गया वापस।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ साहब, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अट्टे भी सही नहीं है, ध्यान रखो, जो सही नहीं वाला ना ध्यान रखो बस, अणी ने देखी लो। हेलाइड आयनों में आयोडेट सर्वाधिक शक्तिशाली अपचायक है। ठीक है साहब। केवल फ्लोरीन ही हेलोजन है जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। हाँ बिल्कुल, ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी सब परिवर्ती। HOBr की अपेक्षा HOCl प्रबलतर अम्ल है। हाँ साहब, बढ़िया बात है, प्रबलतर अम्ल है। HCl की अपेक्षा HF प्रबलतर अम्ल है। नहीं साहब, HCl ज़्यादा प्रबल अम्ल है HF से, तो यो वाला जो है गलत बात है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन यो होगा। HCl की अपेक्षा HF प्रबलतर अम्ल है, प्रबलतर अम्ल नहीं है। HCl प्रबलतर अम्ल है। आयो बात समझ में? चलिए साहब, आगे को क्वेश्चन देखा अभी। ऑक्साइड आयन O2- का ऑक्सीजन परमाणु से बनने के लिए पहले ऊष्माक्षेपी यह अभिक्रिया है। O से O इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके O- बना रहा है। ऊष्माक्षेपी 141 किलो जूल प्रति मोल। फिर क्या बोल रहा है? O- फिर एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करके O2-। यहाँ पर अगला वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो रही है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात चल रही है ना। गैसीय आयन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ऊर्जा अवशोषित हो रही है 780 किलो जूल प्रति मोल। तो गैसीय अवस्था में O2- का बनना प्रतिकूल है। यद्यपि O2- नियान का सम इलेक्ट्रॉन है। O2- नियान का सम इलेक्ट्रॉन है साहब, बिल्कुल है साहब। O2- में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन, और नियान के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। यह किस तथ्य के कारण है? यह किस तथ्य के कारण है? तो साहब, नोबल गैस के विन्यास प्राप्ति के कारण स्थायित्व से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण प्रभावशाली होगा। अब ये क्या हो जाएगा? O2- बन जाएगा, तो ये भी क्या है? अष्टक पूरा हो गया, अष्टक पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, तो प्रतिकर्षण प्रभावशाली हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अब और ग्रहण करने की इसके बाद कैपेसिटी नहीं है। तो नोबल गैस का विन्यास प्राप्ति के कारण स्थायित्व से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण प्रभावशाली होता है। O2- आयन का आकार ऑक्सीजन परमाणु की तुलना में छोटा होता है। नहीं, ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन के जोड़ से आयन का आकार बड़ा होता है। ये सभी बातें गुण है, मेन बात ये है कि नोबल गैस के विन्यास प्राप्ति के कारण स्थायित्व से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण प्रभावशाली होगा। ये हो गया आपका पी ब्लॉक एलिमेंट सेकंड। अब इसी लेक्चर में हम करने जा रहे हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो उसके बाद खुद की भी नहीं सुनते। तो अपने आप से कमिटमेंट करो कि हमें सिलेक्शन लेके रहना। देखो, मतलब चालू करना पड़ता है। मैंने 16 जनवरी से जब चालू किया था तब मैंने इतना नहीं सोचा था कि यार इतना मैं, मतलब बच्चों का अच्छा रिस्पांस रहेगा और इतना सपोर्ट मिलेगा। बस एक चालू कर दिया था कि ठीक है यार, इस बार देखते हैं, इस बार जो है सिलेक्शन करवा के छोड़ते हैं। क्योंकि कई मैंने कुछ यूट्यूब पे देखे तो जाने क्या चल रहा है, जाने क्या प्रोग्राम चल रहा है, और कंफ्यूज हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि मेरे वीडियो में, शुरुआत के वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन इसके बनाए थे 2018 के पेपर के, उसमें मैंने यही कहा था कि अगर बैच बन गई, अच्छे कैंडिडेट हो गए तो मैं बैच चालू करूँगा। तो वही हुआ कि अच्छे कैंडिडेट हो गए थे और फिर बैच चालू करी 16 जनवरी के आसपास। पहले तो मूड नहीं था, फिर मूड बनाया। चलो, अब यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर कह देता हूँ आपको। जो है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कितना चुंबकीय आघूर्ण रहेगा? 2 है तो कितना रहेगा? तो 2 के लिए ये है, 3 के लिए ये है, 4 के लिए ये है, और 5 के लिए ये है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्ट वैल्यू याद करना बताया था। म्यू बराबर √n × n+2। इससे चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात किया जाता है और चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेट्रॉन में ज्ञात किया जाता है। अब आपको बताना है कि Cr2+ के लिए केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का परिकलन का मान होगा। कितना होगा चुंबकीय आघूर्ण? तो Cr2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ। Cr2+, ये क्रोमियम है साहब, और क्रोमियम का कितना होता है? क्रोमियम 24, लास्ट में 3d5 4s1। तो कई वेव है, 3d4 वेव है, और 3d4 मतलब आपके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कतरा है? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए यो आवेगा चुंबकीय आघूर्ण 4.90। क्लियर है साहब? पहले का पहला। अगलो देखा अभी,
निम्न में से असत्य कथन है। सोचिए, असत्य बात सोचिए। असत्य कथन है, निम्न में असत्य कथन है। अधिकांश त्रिसंयोजी लेंथेनाइट आयन ठोस अवस्था में रंगहीन होते हैं। नहीं साहब, जरूरी नहीं है। एक तो सीरियम होता है, लेंथेनम होता है, गैडोलिनियम होता है, और लास्ट का ल्यूटेशियम होता है। बाकी जो है त्रिसंयोजी अवस्था में रंगहीन नहीं होते हैं साहब, ये ध्यान रखना। तो अधिकांश त्रिसंयोजी लेंथेनाइड ठोस अवस्था में रंगहीन होते हैं, ये असत्य है। रंगीन होते हैं साहब। तो ये वाला ए वाला ही सही हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखोगे तो उनमें रंगहीन होने की बात करिए, तो रंगहीन होने में मतलब लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है 5d1 और 6s2, ये इन दोनों के इनके निकलने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है। और ये जो है सभी के लिए नहीं है ना, सभी +3 वाले के लिए नहीं है। उनके तो हैं, उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसके कारण रंगीन होते हैं। लेंथेनाइट ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं साहब, ठीक है। एक्टिनाइट अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, विशेष रूप से जब वे सूक्ष्म विभाजित होते हैं। हाँ साहब, ठीक है। लेंथेनाइट संकुचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व का एक्टिनाइट आकुंचन अधिक होता है। बिल्कुल सही है। एक्टिनाइड आकुंचन मतलब लेंथेनाइडों की तुलना में एक्टिनाइडों का संकुचन और ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक्टिनाइडों का एटॉमिक जो है मास, जो मतलब प्रोटॉनों की संख्या, न्यूक्लियर चार्जेस ज़्यादा रहता है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, तो वो एक्टिनाइड संकुचन और अधिक होता है। तो ये चीज़ भी याद रखने वाली बात है। ये सब मैंने कॉन्सेप्ट जब थ्योरी करवाई थी सब बता दिए। अब बात करें साहब आगे, तीसरा क्वेश्चन है जिरकोनियम। जेरको जेरको जेरकोनियम जिरकोनियम परमाणु क्रमांक कितना है इनको? 40। हाफनियम 72 के परमाणु में आयनिक त्रिज्याएं। ठीक है। यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह में पड़े, तो आग में कूद जा। यह है चतुर्थ संक्रमण, द्वितीय संक्रमण श्रेणी है ना, सेकंड ट्रांजिशन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम वाली वो प्रथम है 39 और 40 जिरकोनियम। ओके। फिर आती है ला हफ्ता, वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। ये तृतीय संक्रमण श्रेणी है। कौन सी तृतीय संक्रमण श्रेणी? तो जिरकोनियम और हाफनियम, अब ध्यान से समझना ये, हाँ यहाँ से कॉन्सेप्ट हमेशा बनता ही है। यो जिरकोनियम है ना, यो हाफनियम है। लेंथेनम 57 और हाफनियम 72, इनके बीच के 14 एलिमेंट सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 72 तक के ये नीचे रखे गए हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अब साहब अटाथी अटा तक आवता आता 71 ने पछे 72 आयो, जटा तक आता आता तो अणको आकार छोटो वी गयो, तो अणा दोई को आकार जो है समान वी गयो। इट्रियम ने ल्यूटेशियम का आकार तो बड़ा है इट्रियम से, लेकिन जिरकोनियम और हाफनियम का आकार समान हो गया ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही इनका आकार भी समान वेगा, अणा का आकार भी समान वेगा, अणा को भी समान वेगा, सब एक जैसा वेगा, खेलेगा हंडे आराम थी। तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार लेंथेनाइट संकुचन के कारण क्या होता है? लगभग समान होता है। जबकि अगर मैं कहूं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, इनमें अगर मैं कहूं कि कई को यो कहूं कि टाइटेनियम ने जिरकोनियम को, तो जिरकोनियम का आकार बड़ो है 22 ने 40, अणु को आकार बड़ो है। नीचे जाऊंगा तो आकार बढ़ेगा, अब नीचे समूह में जालांगा तो, लेकिन अणाद्वय को आकार कहिए समान है, अणाद्वय को आकार कहिए समान कोणी, क्योंकि इसकी तुलना में ये बड़ा है। समझ में आ रहे ना? क्रोमियम की तुलना में मोलिब्डेनम बड़ा है, लेकिन मोलिब्डेनम और टंगस्टन का आकार लगभग क्या है? बराबर है, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। आयो समझ में?
तो अभियान में कई लिख रहे क्यों है, परमाणु आयनिक त्रिज्याएं के समान है, इसका कारण है। लगे दो जशो टीक लगाना है वशो। ड्यू टू लेंथनाइट संकुचन, लेंथनाइट कॉन्ट्रेक्शन, लेंथनाइट आकुंचन, जो भी बोलने में जो बोली लो। ठीक साहब। निम्नलिखित में से कौन सा डीडी संक्रमण दर्शाता है तथा साथ में ही अणुचुंबकी है। जय हो। अभियाना में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता आनी छावे, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालवा आवा के बाद में लफड़ो यो है कि कणी के अंदर जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वेवेगा, वो अणुचुंबकी वेवेगा। तो अणी की तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, डायरेक्ट निकाल रो, निकालता आवे कि नहीं आवे, एक हाथ की बता दूं चलो। MnO4 माइनस, तो x + 4 इंटू -2 बराबर -1, तो x बराबर 8 - 1 + 7 ऐरी 7। एक ही कतरी आएगा 7 दूनी 14 -2 12, 12/2 6। एक ही कतरी आएगा 4 दूनी 8, 8 - 2/6 आएगा। एक ही 4 दूनी 8, एक ही भी +6 आएगा। तो साहब अणु को कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, तो 6 इलेक्ट्रॉन को काम लगी क्यों, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अणु को 3d5 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है, Mn+7 को, Mn+7 की बात चल रही है। तो अणु में 7 इलेक्ट्रॉन को काम लगी हो, अणु में 6 इलेक्ट्रॉन को काम लगी हो क्रोमियम में। अणु में कई विरो, अणु को कॉन्फ़िगरेशन वेवे 3d5 4s2, तो 3d1 कॉन्फ़िगरेशन नहीं जाएगा। Mn+6 को 3d1 कॉन्फ़िगरेशन नहीं जाएगा, मतलब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बैठो है, तो अणु में कई वेगा यो अणुचुंबकी वेवेगा। ये क्या होगा साहब, अणुचुंबकी होगा। समझ में आ गया साहब, ये अणुचुंबकी होगा। पैरामैग्नेटिक क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है साहब, भेजा में बैठेगी चलना साहब। तो अणी टाइप को और भी एग्जाम्पल आई जावे एग्जाम में, तो अपन ने तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालता आना चाहे, आयन्स का कणिका कतरे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहे उनके लिए। चला साहब आगे पांचों क्वेश्चन भी अटे गटे कर ला, हंडे घंटे पांचों वारों। HgCl2 और I2 है ना, को I- आयन, को I- आयन युक्त जल में घोलने पर बनने वाली स्पीशीज कौन सी होगी भैया, HgCl2 एवं I2 दोनों को I- आयन युक्त जल में घोलने पर। तो HgCl2 भाई साहब I- युक्त जल है, ढेर बढ़िया तो को जल जिसमें I- या I- रवड़ी रहा है। ठीक है साहब, तो यो I-, यहाँ पर जो स्पीशीज जो बनेगी, वो स्पीशीज जो बनेगी कौन सी बनेगी, C वाली स्पीशीज बनेगी, Hg I4 2- और I3-, क्योंकि आयोडीन भी गदगद भी जाएगा और I- लीन है, नहीं यो भी जाएगा गदगद, तो दोनों है साहब, ये बनेगा। और Cl- निकली जाएगा, Cl- निकली जाएगा, तो कौन सी स्पीशीज बनेगा अण में, या वाली। दो ही लपकेगा, आयोडीन भी लेवाने लपकेगा और HgCl2 भी I- के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये चीज होगी साहब, घटना घटित हो गई, Hg I4- और I3- बनेगा, I4 2- और I3-। चलिए आगे बढ़े। मैग्नेट और पर मैग्नेट में भाई साहब में पोटेशियम मैग्नेट को फार्मूला है K2MnO4 और पोटेशियम मैग्नेट को फार्मूला है KMnO4। पर मैग्नेट को समझ में आई, तो K+ निकलेगा तो ये MnO4- वेगा, और K2 निकलेगा तो MnO4 2- वेगा। तो MnO4 2- ने तो क्या वे मैग्नेट आयन, और पर मैग्नेट आयन करने के वे MnO4- में। यहां तक समझ में आयो। अब भाया ध्यान से देखना, ई की स्ट्रक्चर जो है, यो Mn ली दो, यो O- है, यो O- है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, यो MnO4 2- वेग्यो साहब हो गया बिल्कुल MnO4-।
मैग्नेट आयन हरा होता है और टेट्राहेड्रल ज्यामिति होती है। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल बोला तो चतुष्फल की ज्यामिति होती है। अनिज प्रकार थी। अब ये पकड़ा हमने MnO4 माइनस ने, तो MnO4 माइनस में कई फर्क पड़ी गयो। अणी में 2 माइनस लगे रखिया, अणी में आपने Mn लिखियो, यो डबल बॉन्ड O लगी दो, यो O माइनस लगी दो, यो डबल बॉन्ड O और यो O, तो यो हो गयो MnO4 माइनस मैग्नेट आयन। अब यहां पर क्या हो रहा साहब कि यहां पर एक ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है, और पाई बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से बन रहा है? पाई बॉन्ड भैया अणको तो पी पाई भाग ले रहे हो है न, अणको डी भाग ले रहे हो, तो पी पाई डी पाई बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पी पाई डी पाई। ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पी पाई डी पाई बॉन्ड बन रहा है। मेरी बात समझे आप? तो पाई आबंध में मैग्नीज के डी कक्षक के साथ ऑक्सीजन के डी कक्षक का अतिव्यापन होता है। भैया पाई आबंध में मैग्नीज के डी कक्षक और ऑक्सीजन के पास तो डी वेवे ही नहीं है। आगे बढ़ा, पाई आबंध में मैग्नीज का डी कक्षक के साथ ऑक्सीजन का पी कक्षक, यह बात जमेगी आपने कि ऑक्सीजन को पी कक्षक ने मैग्नीज को डी कक्षक ओवरलैपिंग करेगा, पाई बॉन्ड बनावेगा। ठीक है, चलिए जय हो। समझ में आयो? तो बी वाला ऑप्शन सही है। पाई आबंध नहीं है भाई, पाई आबंध तो पाई आबंधन में मैग्नीज के पी कक्षक के साथ ऑक्सीजन के पी कक्षक का अतिव्यापन होता है। अरे मैग्नीज के पास पी कटे हैं, मैग्नीज के पास तो डी कक्षक है साहब। चलो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं अपन। सातों क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने। तो K2Cr2O7 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है जब SO2 को अम्लीय K2Cr2O7 के विलयन में से पास किया जाता है? SO2 को तो अम्लीय, तो K2Cr2O7 के साथ में H2SO4 भी जोड़ लो ने प्लस SO2 भी जोड़ लो, कई बनेगा अणा तीन ही थी, यो देख लो आपने। तो यहां बनेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस वंचो कुंचो H2O। ये बनेगा साहब। और Cr2SO4 थ्राइस ये हरा होता है, कशो वे हरो, हरा। अब देखो अण में कई कई ऑप्शन लिखे रहे, क्या है ध्यान से देखो। ए पॉइंट कहाँ गया इसका? सातवें का ए पॉइंट। चलो ये ऑप्शन है ना, ये दूसरे आ रहे हैं, उधर वाले ऑप्शन क्या आ रहे हैं? तो ये समझ में आ गया, Cr2SO4 थ्राइस बनेगा। इसमें क्या बनेगा? Cr2SO4 थ्राइस। अब अपन इसका ऑप्शन देखते हैं, ये वाले तो अलग आ गए, इनको अभी नहीं देखना। ये अपना आंसर मिलेगा यहाँ पर। यो मिलेगी अपने आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई शक? ये वाला अपनों बना के देख लिया। चलो आगे बढ़े। बहुत बढ़िया बात है। आपके पास यूरोपियम है साहब, यूरोपियम 63, गैडोलिनियम 64, टर्बियम 65। अणा को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखनो, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए साहब। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मालूम होगा तो होगा नहीं, कहिए। जिनान को कही 54, जिनान को 54, 54 के बाद गणी लो, 54 ने अणमें कतरा छिरा 63 माइनस 54, कतरा छावेगा अपना इलेक्ट्रॉन बता दो। 13 में थी 4 गया तो 9, इमें 9 छिरा, इमें थी 54 घटाऊंगा तो इमें 10 इलेक्ट्रॉन छिरा, 65 में थी 54 घटाऊंगा तो इमें 11 इलेक्ट्रॉन छिरा। ठीक है साहब। तो पकड़े इनको, कहाँ पे क्या है ये कंडीशन? 54 और 6 7 8 9, 4F6 से होता नहीं है ना। डी में तो सिर्फ किस किस में जाता है इसमें? लेंथेनाइडो में
एक तो सीरियम में, एक गैडोलिनियम में, और एक लास्ट वाले में डी में जाता है, बाकी किसी में डी में नहीं जाता है। तो तेरे डी की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या आ जाएगा, ये 4F7 आ जाएगा, 4F7 6S2। तो एक तो यो भी जाएगा सही बारो। फिर वो गैडोलिनियम एक और बढ़े दी तो ये 10 भी गया, 54 ने 7 8 9 10, एक यो भी सही है। फिर वो टर्बियम को 4F9 6S2, 54 और 9 2 11, 9 2 11 हो जाओ। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखना आप टेबल में देखना, इनके कॉन्फ़िगरेशन जरूर देख के जाना। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और ये सारी चीज़ें बता दी हमने, ये सामान्य बातें हैं, 11वीं 12वीं वाले बच्चों को बताते हैं ये चीज़ें। अब साहब अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है 10वां। कई कह रहे हो क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा लेंथेनाइड आयन प्रतिचुंबकीय है। ना ना, नोवो क्वेश्चन। पूर्ण आयनीकरण को मानते हुए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक के पूर्ण ऑक्सीकरण में सबसे कम मात्रा में अम्लीय KMnO4 आवश्यक होगा। सबसे कम मात्रा में किसके लिए होगा। तो यहाँ पर जो सबसे कम मात्रा के लिए आवश्यक होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों का किसके लिए सबसे कम जरूरत होती है, तो साथियों FeSO4 में। FeSO4 जो है, FeSO4 Fe जो होता है Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लगता है। पूर्ण आयनीकरण को मानते हुए निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में पूर्ण ऑक्सीकरण में सबसे कम मात्रा में अम्लीय KMnO4 की आवश्यकता होगी। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उतने ज़्यादा KMnO4 की आवश्यकता होती है। तो कम मात्रा में KMnO4 की आवश्यकता सिर्फ FeSO4 के लिए होगी, बाकी के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। क्यों, क्योंकि FeSO3 के लिए तो अपने को 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, और FeC2O4 के लिए भी 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, और लास्ट वाला जो FeNO2 ट्वाइस जो है उसके लिए 5 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। इसके लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये वाला कंप्लीट। चलिए, निम्न में से कौन सा लेंथेनाइड आयन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय है, कई बात है। जी में अनपेड इलेक्ट्रॉन वे उ अणुचुंबकीय और बाकी प्रतिचुंबकीय। तो अभी अपन को सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होना चाहिए। तो सीरियम को जो है जिनान लिखांगा, और जिनान के बाद में सीरियम 2+, 54, और क्या लिखो, इसका 2+ है ना भैया। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा सीरियम का 4F1 5D1, 4F1 5D1 सीरियम 2+ का। और अगर सीरियम को लिख दो तो सीरियम 2+ नहीं बेतो, तो यहाँ पे 6S2 भी आ जातो, लेकिन ई 2 इलेक्ट्रॉन निकलवा के बाद सीरियम 2+ बन गयो। तो 4F1 5D1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, भाया यो अणुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय तो है नहीं। अभी बात करें यूरोपियम की। यूरोपियम में जो है इको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही रहेगा 4F7 6S2 वेवे यूरोपियम को, और यूरोपियम 2+ को 2 इलेक्ट्रॉन ई निकल गया तो सिर्फ 4F7 ई में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा अपन ने। अब बात करा समेरियम को। समेरियम को 4F6 वेवे, समेरियम 2+ को 4F6 वेवे। क्लियर है साहब, 4F6 और 6S2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलिया बाद ये 2+ चार्ज आ गयो, तो समेरियम 2+ को 4F6 वेवे। अब बच्चों वाइट्रिबियम 2+, तो इको कॉन्फ़िगरेशन कही है 2+, 4F14 6S2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलिया बाद भी 4F में 14 है, 4F में 14 है, तो सभी इलेक्ट्रॉन जो है पूर्णतः भरे हुए हैं, सभी ऑर्बिटल भरे हुए हैं। एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रही उनमें, और एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रही हो तो यो है आपको प्रतिचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक। क्या कहोगे इसको साहब, प्रतिचुंबकीय कहोगे। समझ में आ गया, कोई डाउट, कोई शक। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 11वां, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए साहब, बाकी सब सत्य है साहब। अम्लीय K2Cr2O7 मिलियन में H2S प्रवाहित करने पर दुधिया रंग दिखाई पड़ता है। हाँ साहब। आयनात्मक विश्लेषण टाइट्रेशन में
K2Cr2O7 के ऊपर Na2Cr2O7 को वरीयता दी जाती है? नहीं दी जाती है, क्योंकि Na2Cr2O7 जो है वो आर्द्रताग्राही होता है। क्या होता है? आर्द्रताग्राही होता है। ठीक साहब। अब अगला है आपके सामने हाजिर, 11 हो गया, 12, इसका बी वाला सही है ना, बी वाला, 11 का बी। अब 12वां, सोचो साथ क्या जाएगा? केमिस्ट्री जाएगी। एक के बाद एक 4 संक्रमण तत्व, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट में +2 उपचयन अवस्था का स्थायित्व निम्न में से किस क्रम में होगा? +2। अब मानी बात हूँ, अण में D5 कॉन्फ़िगरेशन वेवेगा, अण में D6 कॉन्फ़िगरेशन वेवेगा, ई में D4 कॉन्फ़िगरेशन वेवेगा और ई में D7 कॉन्फ़िगरेशन वेवेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी वेगा D5 की, 1 के बाद D6 की, 1 के बाद D4 की और 1 के बाद D7 की। तो +2 उपचयन में आसानी थी सबसे ज़्यादा, यो देगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आयरन देगा, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद कोबाल्ट लास्ट में देगा। कहाँ? क्योंकि इनके साइज भी तो छोटे होते जा रहे हैं, इधर से इधर चल रहे हैं, तो नाभिक की आवेश सबसे ज़्यादा इसका है। तो +2 कंडीशन में ये सबसे आसानी से देगा, निम्न क्रम में होगा। तो ए वाला ऑप्शन सही है। 12वां को एच सही है, बिल्कुल सही है। चलिए बाकी नहीं है। 13वां को कहिए, निम्न में से असत्य कथन जानिए। ज़्यादातर क्वेश्चन असत्य वाले जा रहा है। असत्य कथन पहचानो ना में थी। 4f इलेक्ट्रॉनों की परिरक्षण शक्ति काफ़ी निर्बल होती है। हाँ साहब, निर्बल होती हैं, डी की ज़्यादा होती है, 4f की निर्बल होती है बेचारे। 4f तथा 5d ऑर्बिटल के मध्य की अपेक्षा 5f तथा 6d ऑर्बिटलों के मध्य कम ऊर्जा अंतर होना, शायद बिल्कुल सही है। संगत एक्टिनाइडों की अपेक्षा लेंथेनाइड अधिक धात्विक स्वभाव रखते हैं। ठीक है साहब, बढ़िया बात है। एक्टिनाइडों की अधिक क्रियाशीलता, एक्टिनाइडों की अधिक क्रियाशीलता असत्य कथन है ये ना। 13वां को डी। हाँ, एक्टिनाइडों की अधिक क्रियाशीलता, अधिक क्रियाशीलता नहीं होती है। अरे क्या है यार, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यार? 13, मेरा 7। हम्म। साहब ये चीजें हैं, वो तो छोड़ो। 13वां क्वेश्चन ये वाला, निम्न में से असत्य कथन पहचानिए। अच्छा, परमाणु, इसके बाद ये पढ़ेंगे ना, इधर आ जाएंगे वापस, अगला पेज आया तो इधर आना पड़ेगा। थोड़ा क्या है, पीडीएफ में थोड़ा ये हो जाता है। चलो, तो एक तो ये हो गया कि 4f इलेक्ट्रॉनों की परिरक्षण शक्ति काफी निर्बल होती है, साफ सही बात है। अगलो है, परमाणुओं में आयनों की त्रिज्याओं में लेंथेनम से ल्यूटेशियम की तरफ जाने पर कमी आती है। बिल्कुल सही है। लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक एटॉमिक रेडियस क्या होती जाती? कम होती है। लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन इसी को तो कहते हैं। लेंथेनेट संकुचन उत्तरोत्तर संकुचनों का संचय का प्रतिफल। हाँ साहब सही है। अगलो है, लेंथेनाइट संकुचन के फलस्वरूप 4D श्रेणी के संक्रमण तत्वों और 5D श्रेणी के तत्वों के गुणधर्मों में कोई समानता नहीं होती। होती है भैया, मैंने अभी दोनों बताया तो थे। 4D संक्रमण श्रेणी, यारी जरा निभा मौत तक, निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। और ये बताया था, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। और ये 4D संक्रमण श्रेणी है, ये 5D संक्रमण श्रेणी है। इनके आकार क्या होते हैं? लगभग समान होते हैं। तो समानता नहीं होती, नहीं समानता होती है, तो यह बात गलत है। डी वाला ऑप्शन याद रखना आपने। तो कितना अपने को इमेज कर करके लाना पड़ता है माइंड में। केमिस्ट्री में ये है कि आप मैं पढ़ा रहा हूँ वो ही नहीं देखना, उसके अलावा कुछ कहीं से कहीं पर माइंड ले जाके फिर लाओगे तो केमिस्ट्री समझ में आएगी। अगर आप ये सोचेंगे नहीं आज तो सर से जो है वीडियो देखूंगा और पूरा समझने की कोशिश करूंगा, थोड़ी देर समझने की कोशिश करी फिर समझ में नहीं आ रहा, मैं जैसे जैसे माइंड कहाँ के कहाँ ले जाके वापस ला रहा हूँ सब्जेक्ट पे, ऐसे आपको भी ऐसे ही करना, तभी केमिस्ट्री क्लियर होगी। चलिए 14 क्या बोल रहा है? 14वें का कौन सा सही है? लेंथेनाइडों की अपेक्षा एक्टिनाइडों की उपचयन अवस्थाएं अधिक संख्या में प्रदर्शित होती है, इसका मुख्य कारण है
4f तथा 5d ऑर्बिटलों के मध्य की अपेक्षा 5f तथा 5d ऑर्बिटलों के मध्य अधिक ऊर्जा का अंतर होना अधिक संख्या में प्रदर्शित होती है। उपचयन अवस्थाएं अधिक अवस्था में प्रदर्शित होती हैं एक्टिनाइडों की, है ना। एक्टिनाइड उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं ना, +7 तक। इसके कारण की बात कर रखी है। तो ये है, एक तो ये दे रखा, एक ये दे रखा 4f तथा 5d ऑर्बिटलों के मध्य की अपेक्षा 5f तथा 6d ऑर्बिटलों के मध्य कम ऊर्जा अंतर का होना। इसी के कारण तो ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। 5f और 6d ऑर्बिटलों के मध्य कम ऊर्जा अंतर का होना, इसलिए इनकी ऊर्जा का अंतर कम होता है। इसी कारण 6d के साथ साथ में 5f भी भैया इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि बोले बॉन्ड बनाओ। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? LaOH3 से LuOH3, मतलब लेंथेनम से वापस लेंथेनम 57, सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक क्या होता है? साइज छोटो वे तो जावे, और साइज छोटो वे तो जावे तो शारी प्रवृत्ति भी कई वेती जावे, कम वेती जावे। ई वाला OH माइनस जो है जल्दी देवेगा, और जो जल्दी OH माइनस देवेगा वो उतना ज़्यादा शारी वेगा। तो कथन सत्य नहीं। LaOH थ्राइस LuOH थ्राइस से कम शारी नहीं। LaOH थ्राइस LuOH थ्राइस से LaOH थ्राइस यो बनावेगा LaOH थ्राइस, और यो बनावेगा LuOH थ्राइस। ठीक है, तो यो कम शारी है और यो अधिक शारी है, अधिक शारी है। तो साथियों ये हो गए अपने 2 चैप्टर कंप्लीट। क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक क्या बोले यार, टेस्ट सीरीज के, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि 2 वीडियो 2 यूनिट के, मतलब 2 टॉपिक के ये आएंगे आपके टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन। मेरी तरफ से मैं फुल एफर्ट लगाऊंगा, मेरी तरफ से मैं फुल एफर्ट लगाऊंगा। मुझे ये नहीं है कि मेरे पास कितनी फीस आई है, कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, कितना क्या किया, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी तरफ से फुल एफर्ट रहेगा, ठीक है। बस आपको मेरे साथ में मेहनत करना है, ईमानदार प्रयास करना है, और ईमानदार प्रयास करोगे तो सीखोगे, और सीखोगे तो जीतोगे, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री का फंडा है, क्रियाशील रहोगे तो रंगीन रहोगे, अक्रियाशील रहोगे, निठल्ले रहोगे, बैठे रहोगे तो रंगहीन हो जाओगे, ठीक है। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।